जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिरोध का तापमान निर्भरता। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। प्रतिरोध जो होता है ना वो तापमान पर भी निर्भर करता है। हालांकि पिछले क्लास में आपको हमने एक फार्मूला बताया था रेजिस्टेंस का, और वो फार्मूला था रो एल अपॉन एरिया। ये फार्मूला आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा और भी इस पर चर्चा करेंगे। याद करो, रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया गया था कि रेजिस्टेंस में होता क्या है। अगर आपने लंबाई बढ़ा दिया, तार का लंबाई बढ़ा दिया, मान लो एक वायर है और इस वायर का लेंथ हम लोग अगर बढ़ा दिए, तो इस फार्मूला के हिसाब से रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माने लेंथ अगर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है ना वो एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तार का क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करेगा, घटेगा। वैसे भी आप ऐसे समझो कि अगर मान लो हमारे पास एक वायर है, इस वायर में दौड़ेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो दौड़ते हैं। तो जरा सोच करके आप देख लीजिए, अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया तो जितना ज्यादा हम स्पेस देंगे, जितना ज्यादा हम स्पेस देंगे उतना कम संघर्ष के साथ ये दौड़ेगा। माने घर्षण कम होगा, आपस में कोलाइड कम करेगा, कम टक्कर होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्मूथली एक जगह से दूसरे जगह आराम से चलते चलेंगे। माने इसको चलने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, जितना ज्यादा आप इसको स्पेस दोगे। माने जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ये आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, और मैथमेटिकली तो आपका ये फॉर्मूला वही बात बोलता ही है। इसके अलावा जब आप यही तार को खींच कर लंबा कर दोगे तो स्वाभाविक बात है कि इसका एरिया छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही छोटा रास्ता आप दोगे तो स्वाभाविक बात है कि इलेक्ट्रॉन को चलने में जो है ज्यादा दिक्कत होगा, वो एक दूसरे के साथ जो है घर्षण करते हुए निकलेगा। तो उस केस में लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उस समय रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास तक जो है किया है, ये तमाम चीजें हम लोग सीख चुके हैं। और इस पूरा ये जो फॉर्मूला आप देखे हो, इस फॉर्मूला पर आधारित ढेर सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी रखा है। आप और भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को बना सकते हो, समझे। बड़ा साधारण सा प्रश्न आपको इस फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन जो है पूछता है। तो आज का जो अपना मुद्दा है, इस मुद्दा पर हम लोग वापस आते हैं। जैसे देखो, तू लोग पढ़ा होगा 11th क्लास में, पढ़ाया क्या गया होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक लोहा का रड है या कोई भी मेटल का रड है, और इसको अगर हम गर्म करते हैं, इसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं, इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो रड का जो लंबाई है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये माने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जब आप पूरा ब्रांच पढ़ते हो तो उस समय थर्मोमेट्री में जो है ना ये पढ़ाया जाता है, एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, ठीक ना, सॉलिड में। वहां पर जो ये बात पढ़ाया जाता है, जो ओरिजिनल इसका लंबाई है, इस लंबाई से बाद में जाकर के इसका जो लेंथ जो होता है वो चेंज कर जाता है, माने थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है अगर आप तापमान देते हो तो। और अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर आप लेंथ बढ़ाते हो किसी भी तार का, अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो सीधी सी बात है कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इससे पहले 11th में क्या पढ़े हो, अगर किसी मेटल को तापमान देते हैं तो उसका लेंथ बदल जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। बात समझे कि नहीं, अगर वो लंबाई के आधार पे अगर उसकी बात हो तो। क्योंकि आप देखिएगा, लंबाई के आधार पे एरिया अगर कम होता है तो हम लोग मान के चलते हैं उसका जो है लंबाई बढ़ेगा। तो लंबाई अगर बढ़ेगा ना तो रजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर आपने तापमान बढ़ाया तो डायरेक्टली इससे जोड़ करके प्रतिरोध को समझो कि अगर किसी वायर का, किसी भी तार का टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है कि इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ गए। अच्छा, उसका रीजन क्या होगा, तो उसका रीजन आप देख लो, पहले जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे भी जोड़ करके आप देख सकते हो। आर इज इक्वल टू जो रो एल बट्टा एरिया होता है, इसमें आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लंबाई बढ़ता है, और लंबाई अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए डायरेक्ट बोल दो, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तार का, बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अगर आपका ये लेंथ नहीं भी बढ़ेगा तो भी, अगर मान लो आपने इसको गर्म किया और इतना ही गर्म किया जितना में इसका लेंथ बढ़ ही नहीं पाए, बहुत कम मैंने गर्म किया लेकिन गर्म किया,
उस समय भी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी मिल जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जहीं तहीं भागना शुरू कर देगा, जैसे तैसे ये भागना शुरू करेगा। एनर्जी चूंकि इसको मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर जाएगा, आपस में टकरा जाएगा। आपस में अगर ये टकरा गया तो जरा सोच के देखिए, कभी भी एक रास्ता में चलने का इसके पास जो है एक डायरेक्शन तो उसको मिल नहीं पाएगा, एक रास्ता में तो चल नहीं पाएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सिस्टमैटिक तरीका से चलता है। हाँ, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि करंट को नहीं चलने देगा, बीच का जो है माने एक तरह से ब्रेकर का काम करेगा। इसीलिए आप कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि कितना बढ़ेगा। हाँ, समझे? तो जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था लंबाई वाला, कि अगर किसी वायर का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, कोई भी वायर हो, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो, उसका अगर लंबाई बढ़ता है, तो लंबाई का जो फॉर्मूला, बढ़ा हुआ लंबाई का जो फॉर्मूला लाते हैं उसको L2 मानते थे लोग, है ना, उस समय में L2 मानते थे। इसको L2 कर लेना अपना, ठीक ना। ये जो आप देख रहे हो इसको L2 कर लेना, और ये जो हमारा है इधर से इसको हम L1 कर लेते हैं। तो फाइनल लंबाई जो L2 आता था ना, उसका फॉर्मूला आपका बनता था L1 और 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब तापमान में परिवर्तन, पहले जो तापमान था मने और बाद में जो तापमान था। तो फाइनल टेम्परेचर में से आप क्या करो, इनिशियल टेम्परेचर को घटा दो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डेल्टा टी। देखो ये बात जो है आपने 11th में देखा था, ये जो पॉइंट है ये आप 11th में देखे थे। इसी आधार पर हम किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तापमान पर जो डिपेंड कर रहा होता है उसके अनुसार, ठीक है। तो शुरू का जो रेजिस्टेंस होगा ना, उस रेजिस्टेंस को हम लोग R0 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला अगर चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ पे अल्फा और ये डेल्टा टी हो जाएगा। केवल लेंथ के जगह पे यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस को पुट कर देना है। आप याद करो हम लोग पढ़े थे क्या, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। माने इस लेंथ के जगह पे डायरेक्ट हम चाहे तो रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम इस लेंथ के जगह पे रेजिस्टेंस को उठा के रख दिए। खाली ध्यान ये रखना है कि हमारा L1 जो था वो शुरू का लंबाई था, शुरुआती दौर का लंबाई था। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी शुरुआती दौर का देना है। और L2 जो था ना वो फाइनल लेंथ था, माने अंतिम जो लंबाई था वो था। तो यहाँ पर R भी जो लिखोगे वो अंतिम लंबाई, अंतिम रेजिस्टेंस आप लिखोगे। तो कुल मिला करके आप अगर गौर करेंगे तो इसी फॉर्मूला पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो आधारित है ना। और इसको माने अगर आप वेरीफाई वगैरह करना चाहो तो उसको भी वैसे ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप 11th में जो पढ़े हो वही, उसी से हमारा काम चल जाता है। हमें केवल ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। वेयर, अब आपको यहाँ पर कुछ टर्म के बारे में याद रखना है। जैसे आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब यहाँ पे आप बोलना फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस। माने सीधे तौर पे हम इसको बोले अंतिम प्रतिरोध, ठीक है, अंतिम प्रतिरोध। अच्छा, उसके बाद जो हमारा है R0, R0 का मतलब क्या लिखोगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। माने इसको आप हिंदी में बोलोगे प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रतिरोध। ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अल्फा का मतलब क्या होगा, अल्फा जो होता है वैसे तो अलग अलग इसका जो है नाम देते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट आप जो है इससे पहले बोले थे लीनियर एक्सपेंशन में, है ना। तो यहां पर भी आप इसको जो है बोल सकते हो कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध है तो रेजिस्टेंस कर दो इसको, ठीक है ना। यहां पे आप बोल सकते हो प्रतिरोध का, प्रतिरोध का ताप गुणांक, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध का ताप गुणांक, ठीक है। तो अल्फा का नाम क्या होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, या ऐसे बोल सकते हो तापांतर, ताप में अंतर।
तो कुल मिला करके हमारा जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। अगर आप तापमान घटाइएगा तो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली कैसे बदलेगा, कैसे घटेगा, उसका जो बेस है वो ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के आधार पर किसी भी तार का रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता घटता है, और इसी के आधार पर अगर आपसे पूछे न्यूमेरिकल तो आप बनाना भी। तो पहले तो इस फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने नोट्स में शामिल करो, और ये फॉर्मूला याद रखना निश्चित तौर पे, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसी फॉर्मूला पर आधारित। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और आपको बताना है जब भी आपसे पूछा जाए अगर तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये फॉर्मूला पहले आप नोट करो। एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, इसी फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बिकम्स 3 times इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। माने कितना तापमान पर किसी कॉपर तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 3 गुना हो जाता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, आप पहले पूरा क्लियरली इसको समझ लो। क्वेश्चन में कहा यह है कि मान लीजिए हमारे पास जो है ना, इस सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में बोला यह है कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है, ठीक है। तो शुरुआती दौर में इस कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस समय इसका टेम्परेचर T1, शुरुआती दौर का जो टेम्परेचर था वो T1, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। इनिशियल बोल दो, TI कर दो इनिशियल। शुरुआती दौर में जब तापमान 0 डिग्री था तब इसका रेजिस्टेंस कितना था, R0, मान लेते हैं R0 था। अब कहा कि अगर मान लीजिए इसका तापमान बढ़ा देते हैं, अगर मान लीजिए इसका तापमान बढ़ा देते हैं, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कुछ कर देते हैं, तो कुछ भी टेम्परेचर कुछ ऐसा किए कि इसका रेजिस्टेंस अब हो गया पहले के तुलना में 3 गुना। 0 डिग्री पर जितना था उसके तुलना में कितना गुना, 3 गुना। यानी कि पहले अगर R0 था तब कितना हो जाएगा, 3 इंटू R0। तो पूछ रहा है कि कितना तापमान पर ये 3 गुना हो जाएगा, माने फाइनल तापमान हमको निकालना है। समझे बात को। अच्छा, इसको नीचे में एक आपको जो है ना मैंने दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। दुनिया में जितने भी मटेरियल होंगे सभी का टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग होगा। ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी पर, तो उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। बहुत सारा किताब में देखिएगा लिस्ट बना है, किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, वो तुमको एग्जाम में भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लो दिया हुआ है, कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा का मान कितना है, 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है। देखो इस सब पर ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं, काहे कि एक बार 11th में इस सब बात जो है पढ़ाया जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर अल्फा का वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है, अच्छा अल्फा का वैल्यू जो हुआ है 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, फाइनल टेम्परेचर। और फाइनल टेम्परेचर के लिए हम लोग अभी जो फॉर्मूला पढ़े हैं, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा। और टेम्परेचर अगर फाइनल निकालोगे ना तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब यही होता है ना। तो एक बात बताइए, R यानी कि बाद में जो हमारा जो वायर को जो टेम्परेचर दिया गया उस समय फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 3R0। तो इसके जगह पे आप 3 इंटू R0 कर लो। और शुरू के रेजिस्टेंस को तो आपने R0 ही मान रखा है, इसको वहीं रहने दो। ये 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मान आपके पास है, किधर गया ये, तो यहाँ पर आप रख लीजिए 4 इंटू 10⁻³ अच्छा, टेम्परेचर का मान अगर आप रखोगे तो T फाइनल हमको निकालना है, क्योंकि इसका मान 0 है, तो 0 अगर माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये R0 को पहले काट दो। अच्छा एक और काम करना है, डायरेक्ट करना है, ये दोनों कट गया, तीन बचेगा कितना, 3। उधर कितना है 1, 1 को अगर इधर लाओगे तो कितना आएगा, 3 घटे 1 2 आएगा। तो इधर कितना बचेगा, 4 × 10⁻³ और गुने T फाइनल, फाइनल टेम्परेचर जो हमको निकालना है। अब अगर हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाले तो फाइनल टेम्परेचर बराबर ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 2/4 × 10⁻³ अच्छा इसको अगर काटोगे 2 से कट जाएगा,
इसका मतलब 1/2 और गुने ई अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻3 प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब अगर आप गौर कीजिएगा तो 10⁻3 का मतलब होता है 1000 और बट्टा में 2 है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। इसको अगर काटिएगा तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा और ये जो आया है यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। आप देख लो 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन ये वाला जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। तो एक कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा और इस कॉन्सेप्ट पर ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन बना करके तुमसे पूछा जाएगा। केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को आप नहीं बना सकते हो। ठीक ना, तो एक ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी अगर आप चाहो तो रिवीजन के पर्पज से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोगों को रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है, जो आप 10th में पढ़े हो ना, उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराना है। तो याद कीजिए प्रतिरोध हम लोग जो है वैसे तो संधारित्र को भी जोड़े हैं, संधारित्र को भी 2 कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं। एक कॉम्बिनेशन क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक था पैरेलल। ठीक ना, उसी तरीका से एक बार जो है प्रतिरोध को भी हम लोग जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ने का प्रोसीजर जो है वैसा ही रखेंगे। देखिए तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सीरीज में हमको जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ने के लिए 3 रेजिस्टेंस ले लो और 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग ले लो। ठीक है, मान लो एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, एक का रेजिस्टेंस R3 है। समझ गए बात को। अच्छा, अगर हम इसमें करंट देंगे I तो सबसे करंट चलेगा I, लेकिन क्या सबका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा? किसी सेल के द्वारा ही दोगे ना, किसी सेल के द्वारा आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। तो पहला का पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरा का मान लेते हैं V2 और तीसरा का मान लेते हैं V3 और नेट जो सप्लाई किया हमने कितना सप्लाई किया है V, यानी कि यही पोटेंशियल जो है सब में बंट जाएगा, लेकिन सभी से करंट जो चलेगा वो क्या होगा सेम। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको वो माना कि जाना कि जो है लिखना है, और ये बात हम लिखेंगे नहीं, ये बात आपको लिखना है खुद से। कैसे लिखना है, बड़ा सिंपल सा बात है, थोड़ा बहुत आपको जो है दिमाग चलाना है, नहीं चलाओगे तो फिर तो शिथिल पड़ जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप 3 प्रतिरोध को जोड़ते हो तो क्या लिखोगे, लेट अस सपोज R1 R2 एंड R3 आर 3 रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 ऐसा प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में हम लोगों ने जोड़ा है। अब इससे जो करंट चल रहा है वो करंट I चल रहा है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस नेट भी दे रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो होगा, और वही निकालने हम जा रहे हैं। तो इतना बात आप अपना मर्जी से इसको जो है इसमें लिख सकते हो। वैसे तो फिगर में जो दिख रहा है वही बात आपको लिखना पड़ता है, लेकिन भाषा लिखना जरूर। भाषा अगर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं देगा, ध्यान रखना। मैंने देगा लेकिन उसमें कुछ काट कुट लेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये बहुत पुराना टॉपिक है, इसलिए इस पर जो है उस तरह से हम पूरा एक एक बात भाषा में लिखेंगे नहीं। हाँ, लेकिन प्रूफ कैसे करना है उस प्रोसीजर को दोहराएंगे। देखो क्या करना है, यहां से आपको लिखना है फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि हम सारा काम जो करेंगे वो सब ओम के नियम से करेंगे। देखो इतना तो आपको भी समझ में आ रहा है कि भी जो होगा ना V1 V2 V3 तीनों पोटेंशियल को जोड़ दो तो नेट पोटेंशियल जो था उसके बराबर हो जाएगा। तो हमको सबका पोटेंशियल निकालना है और उस पर बैठा देना है, तो उसके लिए हमें सबका निकालना पड़ेगा, और सबको निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा ओम का नियम। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमको ओम का नियम लगाना है और इसी नियम से बात करना है। देखिए तो ओम का नियम तो बोला है V बराबर IR। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि तीनों को मिला करके एक प्रतिरोध हो गया, तो एक प्रतिरोध तीनों मिला करके हो गया तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, उस रेजिस्टेंस को RS मान लेते हैं, नीचे S लगा देते हैं, समझे। लेकिन तीनों को जोड़ भी दोगे तो करंट तो क्रम में से आइए ना जाएगा, और नेट वोल्टेज कितना होगा V होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी कि टोटल को कंबाइन करके जब हम लोग बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास ओम के नियम से ये समीकरण आएगा। अब
एक एक रजिस्टेंस के लिए हमको वोल्टेज निकालना है, तब ना इस पर रख करके जोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए भी हम ओम का नियम लगाएंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर। यहां पर आप लिखिएगा प्रथम प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए। तो पहला जो प्रतिरोधक है उसके लिए हम यहां पर पहले लिखेंगे, ठीक ना। तो पहला प्रतिरोध के लिए अगर ओम का नियम लगाओगे तो यहां पर भी इसका पोटेंशियल कितना माने हो, V1 बराबर, इससे करंट कितना जा रहा है I, तो I लगाओ। रेजिस्टेंस कितना है R1, तो R1 लगाओ। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसी प्रकार से आप जो है ना शेष बचे हुए तीनों इक्वेशन माने दोनों जो रजिस्टर है उसके लिए लिख सकते हो। तो यहां पर आप लिख सकते हो फॉर सेकेंड रजिस्टर, आप ये बात यहां पर लिख सकते हो, ठीक ना। आप यहां पर लिख सकते हो सेकेंड प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए, ये बात आप यहां पे लिखो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए लिखोगे तो फिर से यहां से क्या लिखना पड़ेगा, V2 बराबर I इंटू R2। देखो R2 I इंटू R2 क्यों, क्योंकि करंट तो सबसे सेम जा रहा है, श्रेणी क्रम में करंट हमेशा सभी से सेम जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, क्योंकि 2 तो पहले मान चुके हैं। अच्छा, अब एक और हमारे पास प्रतिरोध है, उसके लिए भी लिख लेंगे। तो फॉर थर्ड रजिस्टर, फॉर थर्ड रजिस्टर, ठीक है, मतलब थर्ड प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए। तो तीसरा प्रतिरोधक के लिए अब हम लोगों को लिखना है। तो फिर से इसके लिए भी वैसा ही लिखोगे, V3 बराबर कितना I इंटू R3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बात करना है। माने जो नेट रजिस्टर बनेगा ना उसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो तीनों को जोड़ दो, जो भी था उसके बराबर हो जाएगा। और नेट पोटेंशियल बराबर ये वाला इक्वेशन हम लिख रखे हैं, है ना। तो कुल विभवांतर, कुल विभवांतर जो होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा वैल्यू इक्वेशन से उठा के रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशन का वैल्यू को क्या करोगे, उठा के रख दोगे। और सबका वैल्यू आप देख लो पहले बढ़िया से, V का वैल्यू I इंटू RS, RS का माने टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज को S से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है, RS। अब बाकी सब V1 V2 V3 का तो वैल्यू आप देख रहे हो, केवल उठाओ वैल्यू, उठा के इस पे रख दो। तो उठा करके इस पे रख दोगे तो V का वैल्यू क्या रखोगे, I इंटू RS। दूसरा का, पहला का क्या लिखोगे, I इंटू R1। दूसरा का अगला का लिखोगे तो I इंटू R2, अगला का लिखोगे I इंटू R3, यही था। अच्छा, इसमें से I हो जाएगा कॉमन, करंट हो जाएगा कॉमन क्योंकि बराबर है। यहां से R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें से I और I क्या होगा, कैंसिल। तो यहां से RS का मान हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रहे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऐसा आएगा, ये रेजिस्टेंस का है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। माने सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमने किया है उस सीरीज कॉम्बिनेशन का ये समतुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध, ये इसका फॉर्मूला आएगा, समतुल्य प्रतिरोध का ये फॉर्मूला आएगा। अच्छा, अगर हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस देते तो हम यहां पर अगर लिख दे 4n
रजिस्टर, अगर हम बहुत सारा रजिस्टर देते, n प्रतिरोधक के लिए अगर हम 1 2 3 से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोधक देंगे तो सिंपल उसी में खाली ऐड कर देना है, जो बात आप पढ़े हो ना उसी में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी जो भी है उसको ऐसे ही करते जोड़ते चलना है Rn तक, जहां तक रहेगा वहां तक इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अच्छा, इसी चीज को सिग्मा के रूप में, फॉर्म में, छोटा रूप में लिखने का एक प्रचलन है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को, यही बड़ा वैल्यू को, यही बड़ा इक्वेशन को छोटा रूप में लिखने का तरीका है। क्या तरीका है, तो आप सिग्मा लगा दो, यहाँ आर लगा दो, नीचे आई रख दो, और ये आई का मान जो होगा वो 1 से लेकर के n तक हो जाएगा। माने इसी को छोटा रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं, ये लिखने का प्रचलन है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो, जो रेजिस्टेंस हमने दिखाया था, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का यही फॉर्मूला होगा, और ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ध्यान रहे ये फिगर के बाद भाषा 4 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितना हो वो आप जरूर लिखना। ठीक है, और क्या लिखना है तो हमने अभी बताया है, जो इसमें दिख रहा है वही बात आपको लिख देना है, और तब प्रूफ करना। 2 नंबर का ये फॉर्मूला होता है, प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, मैंने 2 नंबर दे देगा। ठीक है, हालांकि मैंने बोर्ड तो इसमें जो है 12th वाला बोर्ड पूछता भी नहीं है, कम पूछता है। हाँ, इस पर जो है कुछ न्यूमेरिकल पूछेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लो एगो। चलो, एक और हमारा जो है कॉम्बिनेशन है, उस पर भी हम बात करेंगे अभी, समांतर क्रम संयोजन। और देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, हम लोग यहां पर करेंगे क्या, एक बार में 3 फिर से रजिस्टर लेंगे, 3 रजिस्टर जो है ना फिर से लेंगे, लेकिन इस बार तीनों रजिस्टर को हम लोग कंबाइन करेंगे किस क्रम में, पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है कि तीनों का शुरू का पॉइंट यानी कि उसका जो जहां से वो शुरू हुआ है वो, और जहां पे वो समाप्त हुआ है, ये तीनों का जो पॉइंट होता है वो एक ही जगह पे होता है। अगर मान लो इसको हम फिर से सेल से जोड़ दिए, एक सेल से, और इसको हमने वोल्टेज सप्लाई किया भी, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो जब आप इसमें करंट दोगे ना तो ये करंट 3 हिस्सा में बट जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 रास्ता मिला। तो मान लो इसमें करंट गया I1, इसका करंट गया I2, और इसका करंट गया I3। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि तीनों प्रतिरोध का शुरू का पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, इसीलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं, जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर तो दोनों का, तीनों का शुरू और फाइनल जो पॉइंट है वो एक ही है, इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। इस बार तीनों में करंट अलग अलग चल रहा है, बात समझे कि नहीं। तो हम लोग जो करंट इसको दिए, मान लो हमने आई करंट दिया, तो यही आई करंट ना 3 हिस्सा में बट गया। तब बाद में अगर हम आपसे पूछेंगे कि नेट करंट बराबर कितना, तो नेट करंट माने कि सब को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, तो वो नेट करंट के बराबर नहीं हो जाएगा, वही तो वैल्यू होगा। तो यहां से अभी हम लोगों को करना क्या है, सब का करंट निकालना है। इससे पहले सब का वोल्टेज अलग अलग था, माने पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। तब पोटेंशियल डिफरेंस जब अलग अलग था तो हम सब पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किए थे। अब करंट अलग अलग है तो करंट को ऐड करेंगे, लेकिन तरीका फिर ओम का नियम ही होगा। फिर से आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम का नियम जो है वहीं से बात करना है। तो ओम के नियम से ठीक ना। तो ओम का नियम बोलता है V बराबर क्या होगा, IR। और चूंकि ये पैरेलल है तो यहां पर P कर लेते हैं, और हमको चाहिए करेंट, टोटल करेंट, तो I बराबर हो जाएगा V और बट्टा में RP, यही आएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो, अगर आपने V सप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V ही होगा, मैंने तीनों के बीच का, दोनों नहीं तीनों के बीच का विभवांतर जो होगा वो V ही होगा। तो I बराबर टोटल करंट बराबर
टोटल जो वोल्टेज, देखो इस सब को कंबाइन करके एगो बना दिए, और एगो बना दिए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसको हमने आरपी मान लिया, समझ गए। तो आरपी अगर टोटल दिए हो तो वोल्टेज भी टोटल होगा, वैसे भी वोल्टेज आपका भी माने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी ही रहेगा, करंट जो है वो आई रहेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाओ भाई। तो आगे बढ़ोगे तो अब आपको क्या करना है, फिर से सभी रजिस्टर के लिए अलग अलग निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट रजिस्टर, ठीक ना। यहां पर आप लिखना फर्स्ट प्रतिरोधक के लिए। तो पहला प्रतिरोधक के लिए लिखोगे तो डायरेक्ट हम करंट निकालते हैं। तो पहला प्रतिरोधक से करंट कितना चल रहा है, करंट चल रहा है I1, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही होगा जो आपने दिया है भी, तो इसका भी हो जाएगा। अच्छा रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है R1, तो यहाँ पे R1 डालो, इसको इक्वेशन 2 मानो। एकदम ऐसे ही पैटर्न पर निकाल देना है। इसी प्रकार से शेष बचे दोनों का निकाल देना है। तो 4 सेकेंड रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए, तो दूसरा जो प्रतिरोधक है उसके लिए अगर लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे I2 बराबर V डिवाइड बाई R2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, यहां पर आप लिखोगे थर्ड प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए। प्रतिरोध भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर लिखना जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो यहां से आपका जो I3 बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई R3, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। तो बताओ I1 I2 I3 तीनों निकल गया, अब तीनों को जोड़ दो तो I के बराबर होगा। तो सीधे तौर पे हम यहां पर लिख लेंगे टोटल करंट के लिए अब इक्वेशन, ठीक है। टोटल करंट, टोटल करंट माने कुल धारा, कुल धारा। तो कुल धारा के लिए लिखोगे तो I बराबर होगा तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तो टोटल करंट है। तीनों को जोड़ दो तो उसके बराबर जो आया वो टोटल करंट। तीनों का सब का वैल्यू जो है हम उठा के रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों का चारों वैल्यू उठा के रख दो। तो चारों वैल्यू को उठा के रखते हैं। देखिए पहला जो था इसका वैल्यू था V डिवाइड बाई RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सिंबल दिए हैं P पहचान के लिए, और V डिवाइड बाई R1 पहला के लिए, V डिवाइड बाई R2 दूसरा के लिए, V डिवाइड बाई R3 तीसरा के लिए। अब इसमें से कॉमन कौन होगा, V, क्योंकि इसमें सब का बराबर था पोटेंशियल डिफरेंस। तो V डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू V कॉमन करो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो आएगा। V और V कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया 1/RP 1/R1 बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, यही तो हमारा फॉर्मूला आया। ये जो फॉर्मूला आया ना, ये फॉर्मूला किसके लिए आया, ये आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, समानांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर एन रजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, एन प्रतिरोधक, प्रतिरोधक के लिए, माने एन नंबर जो प्रतिरोधक होगा ना उसके लिए हम इसको लिखना चाहते हैं। तो देखो एन प्रतिरोधक के लिए अगर आप लिखोगे तो आपका यहां से 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, ऐसा ही करते हुए चले जाओ और 1/RN तक ले जाओ। माने जितना भी होगा ओकरा 1/, के टर्म में कर दो और इसमें ऐड करते चले जाओ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। अच्छा इसको भी हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह से जो सिग्मा के रूप में जो लिखे थे। तो खाली बस यहाँ पर 1/R करना और यहाँ पे I लगा दो और I का मान जो है वो 1 से लेकर के
एन तक कर दो। माने यही इक्वेशन को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, कोई विशेष बात नहीं है। तो हमारा ये जो है कॉम्बिनेशन आया, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो हम लोग रेजिस्टेंस पर ही अभी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जिन मुद्दा पर बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस है, वो सब का सब जो है अभी प्रतिरोध है। तो हम लोग प्रतिरोध पर ही बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं। प्रतिरोध अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी आप सबसे पहले क्या पढ़े थे, प्रतिरोध जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करने आना चाहिए, इसीलिए प्रूफ करके हम आपके सामने रख दिए। तो एक इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और इसको भी भाषा लिखने के बाद माने फिगर बनाने के बाद भाषा में कुछ बात लिख देना, ठीक है। और यही लिखना जो यहाँ पे दिख रहा है वही चीज अपनी भाषा में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला पेज ये हुआ। अच्छा, दूसरा पेज जो है तो आपका, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो एक, ठीक है। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आधारित जो है एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखो वैसे तो इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन हम एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए आपके सामने हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास ऐसा सर्किट है, एकदम छोटा सा सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे सर्किट को बोला है कि सॉल्व करके बताइए ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देख लो, इसमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज दोनों को मिक्स करके जो है वो दिया गया है। एक बात बताइए, पहले आप देखिए, अगर आप यहां से करंट देते हो तो इधर से अलग करंट जाएगा, इधर से अलग जाएगा, इसका मतलब इस रास्ता में जो भी आएगा सब सीरीज में होगा, इस रास्ता में जो भी आएगा सब सीरीज में होगा। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला दोनों से अलग अलग करंट चल रहा है, तो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों पैरेलल होगा। करंट जब अलग अलग हो जाए तो पैरेलल, करंट जब एक ही चले तो उसको बोलते हैं सीरीज। ये बात समझ रहे हो। तो इस प्रश्न का जवाब बड़ा सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पे जो है आपको फिर भी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो यहां से पहले इन दोनों को सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ करंट फिर आएगा तो जोड़ जाड़ करके फिर एक करंट बनेगा, यहाँ पे जाएगा तो फिर अलग अलग बटेगा। अच्छा गौर करना, फिर इस रास्ता में जो आएगा अगर सेम करंट इससे गया, ठीक ना, इससे अगर सेम करंट गया तो हम लोग बोलेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा अलग अलग करंट गया तो पैरेलल। तो इधर से ये सीरीज, इधर से भी ये सीरीज, तो आप गौर करना ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, लेकिन ऊपर नीचे पैरेलल, ये भी सीरीज है, नीचे वाला भी सीरीज है, लेकिन ऊपर नीचे पैरेलल। तो हम पहले इन सब को एक बनाएंगे, लेकिन एक बनाने के लिए पहले ये दोनों को एक बनाना पड़ेगा। तो जब भी आपको ये 2 नंबर में बोले ना, तो डायग्राम जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे सॉल्व करना, नहीं तो फिर नंबर नहीं देगा, ध्यान रखना। अगर 2 नंबर में पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्ट आंसर मारो, जैसे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ, पहले ए पॉइंट जहां पर है उसको वहीं रहने दे, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो एक रजिस्टर बनेगा, एक प्रतिरोध बनेगा। अच्छा नीचे वाला दोनों को सॉल्व करोगे तो भी एक बनेगा, तो भी एक बनेगा, बीच वाला को तत्काल में वैसे ही छोड़ देना है। फिर ये दोनों को सॉल्व करोगे तो एक रजिस्टर बनेगा, ऊपर वाला दोनों को सॉल्व करोगे तो एक बनेगा, फिर नीचे वाला दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर एक बनेगा, है ना। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे ये भी क्या देगा, एक वैल्यू देगा। ये पॉइंट बी बन गया, जैसे था जो वैल्यू उसको उतार दो, खाली बस जो सॉल्व होगा उसको अलग करना है। तो आप गौर करना, इसका इसका सबका जो वैल्यू है वो सेम टाइप का और सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप लिखिएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो कहता है कि दोनों को आप जोड़ दो जो दूगो रजिस्टर है। तो सीधे बात है कि यहां पर आप क्या लिखोगे, 4 ओम प्लस 4 ओम, यानी कुल मिला के कितना आएगा, 8 ओम। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जो हम लोग चलेंगे, तो पहला स्टेप में यही काम करेंगे। और इसमें इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 8 ओम, इसका भी वैल्यू कितना लिखेंगे, 8 ओम, इसका भी वैल्यू 8 ओम और इसका भी वैल्यू 8 ओम। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेप का, सेकेंड स्टेप का, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना, ये दोनों को एक साथ जोड़ना, ये दोनों को एक साथ जोड़ना है। और संयोग ऐसा है कि दोनों का देखो कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, तो ध्यान रखना अगर सेम आ जाए तो एक ही कैलकुलेशन में काम चला लेना, अलग अलग आएगा तो आप एक को 1 एक को 2 मान करके फर्स्ट का कैलकुलेशन सेकंड का कैलकुलेशन ऐसे करना। नहीं तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको ये तमाम काम करना पड़ेगा।
अगर एक नंबर ऑब्जेक्टिव में दे रखा तब तो जैसे आप बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही तुम्हारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। समझे बात को? तो ये दोनों को अगर सॉल्व करो, तो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो सेकंड स्टेप में जाओगे तो एगो रजिस्टर बनेगा। अब बीच वाला तो वैसा ही उतर जाएगा, तो बीच वाला वैसा ही रह गया। अच्छा, फिर ये दोनों को सॉल्व करो तो एगो रजिस्टर बनेगा, फिर दोनों को सॉल्व करो एक रजिस्टर बनेगा। ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट ए था, हमको ए और बी के बीच में एगो रजिस्टर चाहिए, माने सबको कंबाइन करके एगो बनाना है। बीच वाला को तो हम कुछ किए ही नहीं, तो वैसा ही रह जाएगा। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे सेकेंड स्टेप में, तो एगो को सॉल्व करो दोनों का आंसर आ जाएगा, माने दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो एगो को अगर सॉल्व करोगे तो ये चूंकि पैरेलल में है, अब पैरेलल का तो वैल्यू ही कहता है 1/R1, माने सॉल्व करने का तरीका बोलता है R2, ऐसे 1/R पैरेलल बराबर 1/8 + 1/8। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/RP बराबर माने 1 + 1 डिवाइड बाई 8, अगर इसका एलसीएम लो 8, 1 + 1, तो आरपी का जो मान आएगा ना, ये सीधे तौर पे 8/2 यानी कि कितना आएगा, 4 ओम आएगा। यही आएगा 4 ओम इसका वैल्यू आएगा। मतलब इसका वैल्यू जो आप देख रहे हो ये 4 ओम आएगा, इसका भी वैल्यू जो देख रहे हो कितना आएगा, 4 ओम। अब आप क्या करो, थर्ड स्टेप में जाओ। आपको थर्ड स्टेप में इन तीनों को मिला करके एक रजिस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये ए और बी तो रहेगा ही वैसे ही। तो तीनों को मिलाओगे तो ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, माने 4 + 4 + 4, तो कुल मिलाकर के कितना आएगा, 12 ओम। यही आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको आया 12 ओम, और यही जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आंसर। तो समतुल्य जो धारिता समतुल्य जो हम लोगों से प्रतिरोध पूछ रहा है, वो समतुल्य प्रतिरोध का मान इतना होगा। और ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेन करके हम जो बताए हैं इसके पीछे का एक ही कारण है। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ये हमें भी पता है। इसको एक्सप्लेन करके बताने का एक ही रीजन है, और रीजन ये है कि अगर ये 2 नंबर में पूछा ना बोर्ड में, तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर आपने ऐसे बनाया, कुछ भाषा वगैरह भी चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कम से कम ऐसे जरूर बनाना, तब जाकर के आपको वो 2 नंबर देगा। ऑब्जेक्टिव रहे तब तो एकदम मारो, ऐसे ही सॉल्व कर दो कि ये 4 + 4 8 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 1/8 1/8 जो होगा वो 4 हो जाएगा, ये भी 1/8 1/8 4 हो जाएगा, 4 4 4 यानी 12 हो गया आंसर डायरेक्ट। लेकिन जब आपसे पूरा डिटेल में जवाब मांगे 2 नंबर का, तो ऐसे देना जवाब। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ढेर सारा क्वेश्चन होगा, हम लोग आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक डाटा आपको हम देंगे याद करने के लिए तत्काल में, उसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक डाटा आपको हम जरूर देंगे याद कर, नहीं पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डाटा जो है ना वो याद करने के लिए अगले क्लास में ही देंगे, अगले क्लास में ही उस पर हम बात करेंगे। पहले आप इसको देख लो, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। देखो, अलग टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो देगा वो क्वेश्चन आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। क्वेश्चन बोल रखा है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 12 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर इज। एक तार है जो 12 ओम का है, एक वायर है जो माने 12 ओम का जो है वो दे रखा है। मान लो एक तार है ऐसे करके, एक तार ऐसे दे दिया, और इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो 12 ओम है, दे दिया। देखो, इसके बाद बोला कि तार को पकड़ के हम घुमा दिए, तो घुमा देंगे तो सर्किल बनेगा। अच्छा, इस तार का मने और भी चीज हम लोगों को नहीं दिया है, लेकिन इतना बोल दिया है कि अगर आप इसको घुमा दोगे, तो घुमा दोगे तो इसका सेंटर से जो लाइन निकलता है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का एक पॉइंट इधर आएगा ए, एक पॉइंट इधर आएगा बी। तो कहता है कि डायमीटर के लॉन्ग दोनों जो देखोगे तो ऊपर में भी एगो रजिस्टर हो गया, एगो नीचे, माने 12 ओम का जो तार है वही जो है आधा आधा बांट लेगा, क्योंकि बीचों बीच ये लाइन चला है। तो इधर आप देखिएगा तो ये 6 ओम का प्रतिरोध बनेगा, नीचे भी 6 ओम का प्रतिरोध बनेगा। तो हमसे बोला है ए और बी के बीच में, यानी कि डायमीटर के एलोंग, डायमीटर के एलोंग समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बताओ, ये दोनों का दोनों क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब ये दोनों आ गया, सीधी सी बात है। अच्छा, इसको तुम ध्यान देना, ये जो है तार नहीं है, ये तो खैर हम जो है डॉट डॉट लाइन से मिला दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। माने
ऊपर और नीचे दूगो प्रतिरोध है, एगो ये वाला प्रतिरोध है और एक ये वाला प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमको बोला है कि बताइए ए बी के अलोंग जो होगा ये कितना रेजिस्टेंस देगा। तो एक बात बताइए, आप लोग पढ़े हैं 1/RP बराबर, अभी जस्ट पढ़े हैं R1 + 1/R2, ठीक है ना। तो यहां से 1/RP का मान क्या लिखोगे, 1/RP का मान लिखोगे तो 1 यहाँ पर लिखोगे 6 + 1/6। अगर आप इसको सॉल्व करो तो 1/RP बराबर, इसका एलसीएम 6 आएगा, 1 + 1 यानी कि RP का जो मान आएगा 6/2 इतना ओम। इसको काटोगे तो RP पैरेलल कॉम्बिनेशन का मान कितना होगा 3 ओम, और यही हमारा आंसर। आप ऑप्शन देख लो, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ये है, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ध्यान में रखना। चलो ये डाटा हम दे ही देते हैं, इसको याद करना है, जो डाटा अभी हम देंगे ना इसको आपको याद करना है। माने कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड है ना वो हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। देखो एक प्रतिरोध तू लोग देखा होगा, ऐसा टाइप का रजिस्टर जो है ना वो मार्केट में आता है, ऐसा टाइप का रजिस्टर देखिएगा, इसमें कलर का जो है पट्टा चढ़ा रहता है ऐसा टाइप का। ये जो रजिस्टर होता है इसका कलर पढ़ करके आपको इसका रेजिस्टेंस बताना होता है, कलर पढ़ के। जैसे यहाँ कोई और कलर है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है, या यहाँ नहीं भी हो सकता है। तो इसके कलर को देख के आपको उसका प्रतिरोध बताना है, और उसका प्रतिरोध आप बता सकते हो। शर्त एक है कि आपको सबका कोड पता होना चाहिए कि किस कलर का कोड क्या है। अगर ये मालूम है तो आप बता सकते हो। और ये कोड बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, माने प्रतिरोध तो बहुत कम पूछा होगा, लेकिन कलर कोड कई बार पूछा है कि पीला का कोड कितना, व्हाइट का कोड कितना, ब्लू का कोड कितना, ऐसा करके कई बार पूछा है। तो हम आपको जो है ना ये पूरा जो है पूरा हायरार्की माने एक सीक्वेंस बना करके आपके सामने रख देते हैं, इसका सबका कोड याद रखना है। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक वर्ड है टॉलरेंस। देखो अगर आप यहाँ पर ऐसे अगर आप बनाते हो एक प्रतिरोध रजिस्टर, इस रजिस्टर को आप देखिएगा, इस रजिस्टर में जो है सहने का क्षमता भी होगा, ज्यादा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये होता है सहना, माने सहने का क्षमता, ठीक है। तो माने एक जो कलर होगा ना, एक जो कलर लास्ट वाला जो होता है वह किसी भी प्रतिरोध का टॉलरेंस को दर्शाता है, उसकी सहनशीलता को दर्शाता है। क्या समझे कि नहीं। तो इस सहनशीलता जो है उसको भी याद रखना है, किसका कितना होता है। हम लोग प्रतिरोध निकालना बाद में सीखेंगे, पहले हम लोग इसका जो है कोड याद रखेंगे, ठीक है। तो टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी कोड अगर दे रखा है, कोई भी कलर का अगर वैल्यू दे रखा है टॉलरेंस के रूप में, आखिरी वाला जो लाइन होता है तो वो बताता है कि इसमें कितना क्षमता है सहने का। जैसे कुछ परसेंट ज्यादा या कुछ परसेंट कम तक ये क्या कर लेगा, सह लेगा। तो वो जो है उस लाइन में हम लिखेंगे, हालांकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड याद करना है। देखिए तो हमको करना क्या है, यहां से ध्यान रखना, हमें यहां से इसका सबका कोड याद रखना है। देखिए ब्लैक का कोड जो होता है वो होता है 0, भूरा ब्राउन का कोड जो होता है 1, रेड का जो कोड होता है वो 2 होता है, नारंगी ऑरेंज का जो होता है वो 3 होता है, पीला का जो कोड होता है वो 4 होता है, ग्रीन का जो कोड होता है वो 5 होता है, ब्लू का जो होता है वो 6 होता है, वायलेट का जो होता है वो 7 होता है, 8 ग्रे कलर धूसर जिसको बोलते हैं, व्हाइट कलर जो होता है इसका 9 होता है। और याद रखिएगा गोल्ड कलर, रूपाली यानी सिल्वर कलर और रंगहीन, इसका कोई कोड नहीं होता है। इसका क्या होता है, तो इसका होता है टॉलरेंस। यानी कि टॉलरेंस के लिए हम लोग मात्र 3 टाइप के कलर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दुइये टाइप बोलो, एगो तो रंगहीन है, अगर कलर नहीं दोगे तो भी टॉलरेंस के लिए ही वो इस्तेमाल होगा। याद करो जब हम लोग ऐसे बनाए थे ना रजिस्टर, तो इसमें आप देखेंगे इस तरह का आपको दिखेगा कोड, तो 1 2 3 3 गो जो आपको शुरू में दिखा, हालांकि कहीं कहीं पर 4 वाला भी होता है, अभी तत्काल में 3 वाला पर समझो। तो ये 3 गो जो होगा ना इसका कोड आपको लेना है, लेकिन इधर वाला का कोड जो होता है ना वो नहीं लिखना है। इधर वाला हमेशा किसको दर्शाएगा, टॉलरेंस को। तो इसमें केवल टॉलरेंस का ही वैल्यू आपको लिखना होता है।
तो ई वाला जो है ना, इसके लिए टॉलरेंस जो होता है, इसके लिए केवल 3 को चुना गया कि गोल्डन कलर कहीं पर रहे तो टॉलरेंस उसका कितना होगा, सिल्वर कलर रहे तो उसका टॉलरेंस कितना होगा। यानी कि आखिरी वाला लाइन में ये तीनों को छोड़ करके कोई और होगा ही नहीं। तो गोल्डन कलर का जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है। अच्छा, सिल्वर कलर का जो होता है वो ±10% होता है। अगर कोई कलर नहीं हो तो उसका ±20% होता है। ये डाटा खाली आपको जो है ना अभी याद कर लेना है। ये पूरा डाटा जो है आपको याद रखना है, सब डाटा और सबका वैल्यू। जैसे ग्रीन कलर का कह देगा कोड कितना है, तो बताइए 5 है। कहेगा कार्बन कलर कोड ग्रीन कलर का क्या है, तो 5 है। ब्लू का क्या है, 6 है। वॉयलेट का क्या है, 7 है। ये डाटा जरूर याद रखना। ये डाटा जो है कई बार इस डाटा से क्वेश्चन पूछा है। इसको याद करने का लोग एक रूल बना रखे हैं, और रूल क्या बना रखे हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया हैव वेरी गुड वाइफ। ऐसा लोगों ने जो है ना इसका मैंने याद करने के लिए जो है ना ये पूरा लाइन जो है बना रखा है। अगर आप चाहो तो इसके द्वारा भी याद रख सकते हो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया हैव अ वेरी गुड वाइफ। इसका मतलब ये हुआ, बीबी का मतलब ये हुआ ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। रॉय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। तो यहां तक तो आपका आ गया। इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ग्रेट, ग्रेट का मतलब ग्रीन कलर को ग्रेट के रूप में वहां रिप्रेजेंट किया है। ब्रिटेनिया ब्लू। उसके बाद हैव, हैव का मतलब यहां पर कुछ नहीं होता है। फिर आया वेरी, वेरी का मतलब वायलेट, वहां से गुड, गुड माने यहां पर ग्रे, ग्रे के लिए गुड जो है वहां इस्तेमाल किया है। व्हाइट, वाइफ के लिए व्हाइट इस्तेमाल किया है। बाकी 3 को आपको अलग से याद रखना है। तो इसको पूरा याद करने के लिए लोगों ने ये ट्रिक बना रखा है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिया हैव अ वेरी गुड वाइफ। हमें जैसे भी याद करना है, लेकिन ये पूरा का कोड चाहिए, सबको याद चाहिए ये कोड, समझ गए ना। तो आपका काम है ये कोड याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको याद रखो। तो रेजिस्टेंस के बारे में जितना बात अभी तक बताए हैं, ये तमाम बात आपको तैयार होना चाहिए। और भी रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करना बाकी है, लेकिन लगभग थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप देखो प्रतिरोध के बारे में जितना आपको पढ़ना था, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर थोड़ा पहले सेल पढ़ेंगे, बैटरी। और बैटरी जब पढ़ लेंगे ना, तब फिर से हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर में वापस आएंगे, है ना। तो इतना तक जो आज बात बताए हैं, इतना तक आप जरूर करो। और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों से जितना भी तुमको क्वेश्चन मिल जाए ना, उस क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, सब जगह बनाओ। माने पैरेलल कॉम्बिनेशन पर प्रैक्टिस कर लेना है, और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला जो क्वेश्चन हम दिखाए थे ऊपर कर लेना है, और इस पर क्वेश्चन नहीं करना है। एकरा पे खाली बस डाटा याद रखना है। अगले क्लास में हम बनाने का तरीका सिखाएंगे, प्रतिरोध निकालते कैसे हैं। लेकिन अभी हम इसलिए दे दिए कि ये सबको याद रहना चाहिए, सभी लोग इसको निश्चित तौर पर याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तक आप अभी पहले रिवाइज करो, फिर अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें शेष बातें करेंगे, ठीक है ना। तो इतना तक पहले आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि आप ये बातें याद किए कि नहीं, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं फिर आपसे अगला जो वीडियो है उस लेक्चर में।